अक्सर जब कोई नया घर बनता है तो कागज पर उसका ब्लूप्रिंट या जो नक्शा होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। हाँ, एकदम परफेक्ट लगता है, सब कुछ बिल्कुल सही जगह पर। बिल्कुल। कमरों का आकार, खिड़कियों की दिशा, मतलब ऐसा लगता है कि कोई कमी है ही नहीं। लेकिन जब असल में उस घर में रहने की बारी आती है तो अचानक पता चलता है कि पानी की प्लम्बिंग ठीक नहीं है। या फिर लाइट के स्विच गलत जगह लगे हैं। वही तो। या सीढ़ियाँ इतनी छोटी हैं कि सामान ऊपर ले जाना ही नामुमकिन हो गया है। और वेब डेवलपमेंट की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही होता है। हम अपने कोड एडिटर में जो बनाते हैं वो लोकल सर्वर पर तो बहुत शानदार लगता है। पर असल दुनिया की कसौटी बहुत अलग होती है और काफी निर्दयी भी होती है। सही कहा। तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण में इसी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि आखिर व्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए नक्स्ट इतना अनिवार्य, मतलब एसेंशियल क्यों होता जा रहा है। मैं कहूंगी कि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यू में कोड करना बहुत मजेदार है, लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्शन में जाते हैं कई परेशानियां सामने आने लगती हैं। हाँ, जैसे धीमा फर्स्ट लोड या एसईओ की समस्याएं और वो जो उलझी हुई राउटिंग होती है। तो आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक साधारण सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिसे हम एसपीए कहते हैं, उसकी सीमाओं को पार करने के लिए नक्स्ट एक शक्तिशाली समाधान पेश करता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले व्यू और नक्स्ट के बुनियादी फर्क को देखना होगा। व्यू अपने आप में एक बेहतरीन लाइब्रेरी है। बहुत ही शानदार है, एक बेहतरीन कंपोनेंट मॉडल देती है। बिल्कुल, लेकिन इसका जो मूल स्वभाव है ना, वो अनओपिनियनेटेड है। अनओपिनियनेटेड मतलब डेवलपर्स को बहुत स्वतंत्रता मिलती है ना। एकदम सही। ये कोई कड़े नियम नहीं थोपती कि पेज का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, या सर्वर से डेटा कैसे लाना है, या राउटिंग कैसे करनी है। और ईमानदारी से कहूँ तो शुरुआत में ये स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, एक खाली कैनवस की तरह। हाँ, जहां हम जो रंग चाहें भर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आर्किटेक्चर बना सकते हैं। पर समस्या तब शुरू होती है जब कोई प्रोजेक्ट स्केल करता है। जब वो बड़ा होता है तो यही स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। वो कैसे? मान लीजिए एक कंपनी में अलग-अलग टीमें काम कर रही हैं। अब क्योंकि कोई कड़े नियम नहीं है तो हर टीम अपने अपने तरीके इजाद करने लगती है। अच्छा, मतलब कोई राउटिंग के लिए एक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहा है तो कोई डेटा फेचिंग के लिए कुछ और कर रहा है। बिल्कुल, स्टेट मैनेजमेंट को लेकर अलग ही बहस चल रही होती है। इसे तकनीकी भाषा में फ्रेमवर्क डिसीजन फटीग कहा जाता है। फ्रेमवर्क डिसीजन फटीग, ये बहुत ही दिलचस्प टर्म है। मतलब हर छोटे कदम पर ये सोचना और बहस करना कि इसे कैसे करें। हाँ, और इससे डेवलपर्स असल प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसलों में उलझकर थक जाते हैं। हफ्तों की मीटिंग सिर्फ ये तय करने में निकल जाती है कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बाप रे, ये तो समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। और यहीं पर नक्स्ट इस खालीपन को भरता है। ये व्यू की उस लाइब्रेरी को एक पूर्ण फ्रेमवर्क का रूप देता है। मतलब ये उन चीजों में ओपिनियनेटेड है जहां इसकी जरूरत है। बिल्कुल, ये प्रोडक्शन ग्रेड डिफॉल्ट सेटिंग्स देता है, जिससे पूरी की पूरी ऐप वायरिंग मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है, ताकि हर कोई एक ही दिशा में काम कर सके। अगर हम इसे वापस अपनी घरवाली बात से जोड़ें तो ये ऐसा है जैसे व्यू आपको शानदार ईंटें और बेहतरीन सीमेंट तो दे रहा है, लेकिन दीवारें कहाँ होंगी और पाइप कहाँ से जाएंगे ये सब खुद तय करना पड़ता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और दूसरी ओर नक्स्ट एक पूरा आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट और पहले से फिट की हुई प्लम्बिंग दे देता है। बस आपको कमरों को अपनी जरूरत के हिसाब से सजाने पर ध्यान देना है। लेकिन एक मिनट, यहां एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या इस तरह के पहले से तय ढांचे का मतलब ये नहीं है कि डेवलपर्स अपनी रचनात्मकता खो देंगे? मतलब क्या वे बस एक मशीन का हिस्सा बनकर नहीं रह जाएंगे जहां सब कुछ पहले से ही लॉक कर दिया गया है? ये एक बहुत ही जायज डर है। जब भी हम किसी कड़े फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो ये सवाल आता ही है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नक्स्ट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, तो फिर डेवलपर्स काम कैसे करते हैं? देखिए, डेवलपर्स अभी भी पूरी तरह से व्यू कंपोनेंट्स, कंपोजेबल्स और स्टोर्स ही लिखते हैं। उनका जो काम करने का मुख्य तरीका है और उनकी जो प्रोग्रामिंग शैली है वो नहीं बदलती। तो बदलता क्या है? जो बदलता है वो है फाइल स्ट्रक्चर और कुछ बुनियादी नियम। ओह, समझ गया। यानी रचनात्मकता यूजर इंटरफेस और बिजनेस लॉजिक में रहती है, ना कि बार बार बुनियादी ढांचे का पहिया फिर से बनाने में। बिल्कुल। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में देखने को मिलता है।
जब किसी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर नक्स्ट के नियमों पर आधारित होता है तो किसी नए डेवलपर को टीम में शामिल करना बेहद आसान हो जाता है। हाँ, क्योंकि सब कुछ एक जैसा दिखता होगा। एकदम। अगर किसी डेवलपर ने पहले किसी भी नक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम किया है तो वो नए प्रोजेक्ट के कोड बेस को देखते ही तुरंत पहचान लेगी। उसे पता होगा कि पेजेस कहाँ रखे हैं या मिडलवेयर कहाँ है। हाँ, और प्लगइन्स कैसे लोड हो रहे हैं। इससे ट्राइबल नॉलेज का भारी जोखिम कम होता है। ट्राइबल नॉलेज, ये वेब डेवलपमेंट की दुनिया का एक बड़ा सच है। मतलब प्रोजेक्ट की कुछ सबसे अहम जानकारियां केवल कुछ पुराने और अनुभवी लोगों के दिमाग में ही कैद रह जाती हैं। और अगर वो लोग छुट्टी पर चले जाएं या कंपनी छोड़ दें तो बाकी टीम को समझ ही नहीं आता कि कोड का वो खास हिस्सा कैसे काम कर रहा है, सब अटक जाता है। तो नक्स्ट इस निर्भरता को खत्म कर देता है, क्योंकि सब कुछ एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन के तहत काम कर रहा है। सही कहा। अब ये तो हो गई कोड और आर्किटेक्चर की बात, लेकिन ये नया ब्लूप्रिंट केवल डेवलपर्स की जिंदगी ही आसान नहीं करता, ये सीधे तौर पर एंड यूजर के अनुभव को भी बदलता है। और मुझे लगता है यहीं से हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसे हम SSR कहते हैं, उसकी अहम बहस में प्रवेश करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम पारंपरिक SPA को देखें तो उसमें एक बहुत बड़ी खामी होती है। वो फर्स्ट लोड वाली प्रॉब्लम। बिल्कुल। जब कोई यूजर वेबसाइट खोलता है तो सर्वर से ब्राउजर को सबसे पहले एक लगभग खाली HTML पेज मिलता है। फिर ब्राउजर एक बहुत बड़ी जावास्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड करता है। हाँ, फिर वो उस जावास्क्रिप्ट को पार्स करता है, चलाता है, बैकएंड API से डेटा मंगवाता है और उसके बाद जाके स्क्रीन पर कुछ रेंडर करता है। और इस पूरी लंबी प्रक्रिया में यूजर को कई सेकंड तक सिर्फ एक खाली सफेद स्क्रीन दिखती है या फिर कोई गोल गोल घूमने वाला लोडिंग स्पिनर। इसे हम धीमा टाइम टू कंटेंट कहते हैं। जरा सोचिए, अगर नेटवर्क कमजोर हो, अगर कोई यूजर ट्रेन में सफर कर रहा है और उसके फोन पर 3G नेटवर्क है, तो वो भारी भरकम जावास्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड होने में ही इतना समय ले लेगी कि यूजर फ्रस्ट्रेट होकर वेबसाइट ही बंद कर देगा। वही तो। और SSR यानी सर्वर साइड रेंडरिंग इस पूरी कहानी को पलट देता है। इसमें जब यूजर पेज रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर क्लाइंट का इंतजार नहीं करता, तो वो खुद ही बैकएंड से डेटा लेकर HTML तैयार कर लेता है। बिल्कुल। सर्वर शुरुआती HTML तैयार करता है और ब्राउजर को पूरी तरह से रेंडर किया हुआ पेज भेज देता है। इसका मतलब है कि यूजर को तुरंत पलक झपकते ही कंटेंट दिखाई देता है। एकदम सही। पर एक बात बताइए, वो पेज तो सिर्फ HTML है, राइट? मतलब यूजर को कंटेंट दिख तो गया, लेकिन अगर वो किसी बटन पर क्लिक करेगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो अभी आई ही नहीं है। तो फिर इसे इंटरैक्टिव बनाने के लिए क्या होता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कंटेंट दिखने के तुरंत बाद बैकग्राउंड में वो जावास्क्रिप्ट डाउनलोड होती है और पेज को हाइड्रेट करती है। हाइड्रेट, ये टर्म मुझे बहुत पसंद है। इसे ऐसे सोचकर देखिए जैसे कोई सूखी स्पंज है। शुरुआती HTML वो सूखी स्पंज है जो आकार में पूरी दिखती तो है, लेकिन उसमें कोई जान नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर बैकग्राउंड से आने वाली जावास्क्रिप्ट उस स्पंज में पानी की तरह काम करती है, जो उसे हाइड्रेट करके जीवित और पूरी तरह से इंटरैक्टिव बना देती है, जिसके बाद सारे बटन और फॉर्म्स काम करने लगते हैं। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और मैं बता दूं कि पारंपरिक रूप से इस हाइड्रेशन प्रक्रिया को मैन्युअली सेट करना एक डरावना सपना हो सकता है। हाँ, सर्वर रन टाइम और क्लाइंट स्टेट को सिंक करना बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन नक्स्ट इस SSR और हाइड्रेशन को एक फर्स्ट क्लास फीचर के रूप में देता है। ये सर्वर और क्लाइंट के बीच की सारी जटिलताओं को हुड के नीचे खुद ही संभाल लेता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है जो बहुत सर्च इंजन की आती है? मेरा मतलब है आजकल गूगल के क्रॉलर्स और सर्च इंजन बॉट्स जावास्क्रिप्ट को चलाने में काफी स्मार्ट हो गए हैं ना? हाँ, वो पहले जैसे लाचार नहीं रहे। तो फिर क्या अभी भी SEO के लिए SSR की इतनी सख्त जरूरत है? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। देखिए, गूगल के बॉट्स जावास्क्रिप्ट चला तो सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत महंगा और समय लेने वाला काम है। अच्छा, तो वो ऐसा करते कैसे हैं? अक्सर गूगल 2 चरणों में इंडेक्सिंग करता है। पहले चरण में वो सिर्फ HTML पढ़ता है। और दूसरा चरण? दूसरे चरण में जब उसके पास पर्याप्त सर्वर रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं, तब वो जावास्क्रिप्ट को रेंडर करता है। ओह, इसका मतलब है कि अगर कोई ई-कॉमर्स साइट सिर्फ क्लाइंट साइड रेंडरिंग इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो गूगल शायद कई दिनों तक उस प्रोडक्ट को इंडेक्स ही ना करे। बिल्कुल, क्योंकि वो तो जावास्क्रिप्ट के चलने का इंतजार कर रहा है। कंटेंट रिच साइट्स या न्यूज़ पोर्टल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। हाँ,
तब तक तो खबर ही पुरानी हो जाएगी। वही तो। और SSR क्रॉलर्स को बिल्कुल वही कंटेंट देता है जो यूजर देखता है, और वो भी तुरंत, पहले ही चरण में। और सिर्फ गूगल रैंकिंग ही नहीं, सोशल मीडिया का क्या? सोशल मीडिया, वहाँ क्या दिक्कत है? जब कोई यूजर किसी लिंक को ट्विटर या व्हाट्सएप पर शेयर करता है, तो एक थंबनेल इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपने आप बन जाता है। इसे लिंक अनफर्लिंग कहते हैं। हाँ, वो कार्ड जैसा बन जाता है। और ये काम सोशल मीडिया के बॉट्स करते हैं, जो मेटा टैग्स को पढ़ते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये बॉट्स लगभग कभी भी जावास्क्रिप्ट नहीं चलाते। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अगर वेबसाइट पर SSR नहीं है तो शेयर करने पर शायद कोई इमेज या टाइटल ही ना आए। वो सिर्फ एक सादा बदसूरत सा लिंक दिखेगा जिस पर कोई क्लिक नहीं करना चाहेगा। ये तो किसी भी मार्केटिंग टीम के लिए एक दुस्वप्न जैसा है। एकदम सही। इसलिए आधुनिक टीमें Nuxt SSR को चुनती हैं ताकि वे इस अनिश्चितता को जड़ से खत्म कर सकें। इससे हर जगह एकदम सटीक और तेज परिणाम मिलते हैं। ये बात तो बहुत मायने रखती है। लेकिन एक मिनट, अगर हम सर्वर पर हर यूजर के लिए हर पेज को बार बार रेंडर कर रहे हैं तो क्या ये सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड नहीं डालेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब SSR डायनामिक कंटेंट के लिए बेहतरीन है, लेकिन हर पेज को हर बार रेंडर करने की जरूरत तो नहीं होती ना। जैसे कोई अबाउट पेज है जो बदलता ही नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर SSG यानी स्टैटिक साइट जनरेशन की एंट्री होती है। SSG, हाँ, अगर SSR का मतलब है मांगने पर तुरंत बनाना, यानी ऑन डिमांड रेंडरिंग, तो SSG का मतलब है पहले से बनाकर रख लेना, अहेड ऑफ टाइम रेंडरिंग। अच्छा, तो Nuxt पूरे ऐप को पहले ही स्टैटिक HTML में बदल देता है? बिल्ड टाइम पर ही, हाँ। Okay. इसे ऐसे सोच कर देखिए, जैसे हम किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ जो मेन्यू कार्ड रखा है वो SSG है। उसे हर नए ग्राहक के लिए बार बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से छपा हुआ रखा है। बहुत सही। लेकिन जो शेफ की स्पेशल डिश है वो SSR है, वो पहले से बनाकर नहीं रखी जा सकती। उसे हर ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार ताज़ा ही तैयार किया जाना चाहिए। और Nuxt की असली ताकत यहीं पर उभर कर आती है। आपको किसी भी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से SSR या पूरी तरह से SSG चुनने की मजबूरी नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं? Nuxt हाइब्रिड रेंडरिंग की सुविधा देता है। मतलब आप एक ही एप्लीकेशन में दोनों का फायदा उठा सकते हैं। हाइब्रिड रेंडरिंग, ये हकीकत में कैसे काम करती है? मान लीजिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ पोर्टल है। उनके होम पेज और आर्टिकल्स को पब्लिक के लिए तुरंत लोड होना है, और SEO भी जरूरी है। तो उन पेजेस के लिए SSG का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल। ये स्टैटिक HTML फाइलें दुनिया भर के CDNs पर कैश की जा सकती हैं, जिससे वे बिजली की गति से लोड होती हैं। और सर्वर का खर्च भी बचता है। लेकिन उसी वेबसाइट का जो एडमिन डैशबोर्ड है, जहां एडिटर्स लॉगिन करके आर्टिकल लिखते हैं, उसे SEO की जरूरत नहीं है। और वो पूरी तरह से डायनामिक भी है, तो वहाँ डैशबोर्ड वाले हिस्से के लिए क्लाइंट साइड रेंडरिंग या SSR का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये बहुत ही शानदार लचीलापन है। इससे तो टीमें सादगी के लिए अपने प्रोजेक्ट को स्टैटिक के रूप में शुरू कर सकती हैं, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता है वो सिर्फ कुछ खास हिस्सों के लिए SSR जोड़ सकती हैं, बिना पूरा आर्किटेक्चर बदले। इससे ऑपरेशनल ओवरहेड बहुत कम हो जाता है। बिना बैकएंड संसाधनों को अटकाए नए फीचर्स बहुत तेजी से शिप किए जा सकते हैं। बिल्कुल। अब ये तो हो गई यूजर और इंफ्रास्ट्रक्चर के फायदे की बात, लेकिन अब जरा उन चीजों पर बात करते हैं जो रोजमर्रा के काम में बहुत बड़ा अंतर लाती हैं। हुड के नीचे कई ऐसी अदृश्य जीत हैं। हुड के नीचे मतलब डेवलपर एक्सपीरियंस की वो बारीक चीजें जो शायद तुरंत ना दिखें। चलिए राउटिंग से शुरू करते हैं। Nuxt का राउटिंग कैसे काम करता है? सामान्य व्यू में तो एक लंबी चौड़ी राउटिंग फाइल बनानी पड़ती है ना? हाँ, जहाँ हर पेज का पाथ और पैरामीटर्स मैन्युअली जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन यहीं तो Nuxt सबसे ज्यादा समय बचाता है। इसमें कोई अलग से राउटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना पड़ता। तो फिर राउटिंग होती कैसे है? ये कन्वेंशन ड्रिवन राउटिंग का इस्तेमाल करता है। डेवलपर्स बस अपने पेज फोल्डर में एक नई फाइल बनाते हैं, जैसे कि about.view, और वो फाइल अपने आप वेबसाइट का /about URL बन जाती है। बिल्कुल। और अगर डायनामिक रूट बनाना है तो बस फाइल का नाम ब्रैकेट में रख दें और वो डायनामिक राउटिंग संभाल लेगा। अरे ये तो बहुत ही स्मूथ है। और मैंने सुना है कि ये राउटिंग सीधे कोड स्प्लिटिंग से जुड़ी हुई है। हाँ, पारंपरिक ऐप्स में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यूजर को पूरे के पूरे एप्लीकेशन का कोड एक साथ डाउनलोड करना पड़ता है, भले वो सिर्फ होम पेज देख रहा हो। वही तो। लेकिन Nuxt जावास्क्रिप्ट को अपने आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है,
तो यूजर सिर्फ उसी पेज का कोड लोड करता है जिस पर वो उस समय है, और जब वो दूसरे पेज पर जाता है तो सिर्फ उस नए पेज का अतिरिक्त कोड ही बैकग्राउंड में लोड होता है। इससे तो शुरुआती लोड टाइम में जादुई सुधार होता होगा। एक और चीज जो अक्सर डेवलपमेंट में सिरदर्द बनती है वो है डेटा फेचिंग। मुझे याद है एप्स में डबल फेचिंग की समस्या बहुत आती है। हाँ, डबल फेचिंग एक बहुत ही आम और गंभीर परफॉर्मेंस समस्या है। होता यह है कि जब एसएसआर काम कर रहा होता है तो सर्वर पेज रेंडर करते समय एपीआई से डेटा मंगाता है। जैसे सर्वर ने डेटाबेस से 50 प्रोडक्ट्स की लिस्ट मंगाई और HTML में रेंडर कर दी। बिल्कुल, अब वो HTML ब्राउजर में पहुंच गया। लेकिन जब क्लाइंट साइड पर ऐप हाइड्रेट होता है तो वो जावास्क्रिप्ट सोचती है कि मुझे तो प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए, और वो फिर से उसी एपीआई को कॉल कर देती है। हाँ, मतलब एक ही डेटा के लिए 2 बार नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजना। ये तो सर्वर के रिसोर्सेज और यूजर की बैंडविड्थ दोनों की एकदम बर्बादी है। नक्स इसे कैसे रोकता है? नक्स्ट का आर्किटेक्चर इसे बहुत स्मार्ट तरीके से हल करता है। जब सर्वर कोई डेटा फेच करता है तो नक्स्ट उस डेटा को सुरक्षित रख लेता है और उसे HTML पेलोड के साथ ही एक छिपे हुए स्क्रिप्ट टैग में भेज देता है। अच्छा, तो डेटा पहले से ही वहां मौजूद रहता है। हाँ, और जब ब्राउजर में ऐप हाइड्रेट होता है तो नक्स्ट क्लाइंट को बताता है कि रुको, तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये डेटा पहले से रखा है। इससे वो फालतू की नेटवर्क कॉल बच जाती है। यहां कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतनी सारी चीजें जो परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ, बताइए। क्या एसएसआर खुद ब खुद हर ऐप को तेज बना देता है? मतलब क्या इसमें कोई छिपी हुई लागत नहीं है? अगर सब कुछ नक्स्ट पर डाल दिया जाए तो क्या जादुई रूप से लाइट हाउस पर एकदम परफेक्ट स्कोर मिल जाएगा? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एसएसआर कोई जादुई छड़ी नहीं है। तो फिर क्या लिमिटेशंस है? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एसएसआर केवल फर्स्ट पेंट को सुधारता है, उस खाली सफेद स्क्रीन के दिखने का समय कम करता है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि पेलोड साइज। बिल्कुल, और क्लाइंट साइड हाइड्रेशन। अगर पेज पर बहुत ही भारी और अनऑप्टिमाइज्ड जावास्क्रिप्ट भेजी जा रही है तो ब्राउजर को उसे हाइड्रेट करने में बहुत समय लगेगा। मतलब पेज दिखेगा तो सही, लेकिन यूजर किसी भी चीज पर क्लिक नहीं कर पाएगा क्योंकि मुख्य थ्रेड ब्लॉक हो गया होगा। इसे टोटल ब्लॉकिंग टाइम कहते हैं। साथ ही अगर बैकएंड से डेटा आने में ही 3 सेकंड लग रहे हैं तो एसएसआर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्वर तब तक HTML भेज ही नहीं सकता। ठीक। तो मतलब नक्स्ट परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक बेहतरीन टूलकिट देता है, जहां सही काम करना आसान हो जाता है और गलत काम करना थोड़ा मुश्किल। लेकिन डेवलपर्स को अभी भी अच्छे कोडिंग पैटर्न्स तो फॉलो करने ही होंगे। एकदम सटीक। ये डेवलपर्स को जटिल प्लम्बिंग की उलझनों से बचाता है। जब डेवलपर्स को इस बात पर बहस नहीं करनी पड़ती कि राउटिंग कैसे होगी, तो वे अपना पूरा समय असली फीचर्स बनाने में लगा सकते हैं और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और किसी भी बिजनेस के नजरिए से देखें तो यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी नए आइडिया से लेकर उसे यूजर्स तक पहुंचाने का समय बहुत कम हो जाता है। जब कोई कंपनी नक्स्ट चुनती है तो वो सिर्फ एक टूल नहीं चुन रहे होते, वे उन बैटल टेस्टेड पैटर्न्स को अपना रहे होते हैं जिन्हें अनुभवी टीमों ने सालों की मेहनत के बाद परखा है। और इससे टेक्निकल डेप्थ और संगठनात्मक जोखिम दोनों बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ें तो आज के आधुनिक यूजर्स की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। अब कोई भी 5 सेकंड तक किसी ऐप के लोड होने का इंतजार नहीं करता। लोग चाहते हैं कि ऐप तुरंत लोड हो, स्मूथ चले, सर्च इंजन में टॉप पर रैंक करे, सोशल मीडिया पर शेयर करने पर खूबसूरत दिखे, और ये सब हफ्तों के इंफ्रास्ट्रक्चर काम के बिना हो। और नक्स्ट ठीक इन्हीं बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये व्यू ऐप्स के लिए एक मजबूत नींव बनता है। जो लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि कब एक लाइब्रेरी की सीमाएं खत्म होती हैं और कब एक पूर्ण फ्रेमवर्क को अपनाना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस, एसईओ और कंसिस्टेंसी से समझौता नहीं किया जा सकता तो वहां नक्स्ट अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। ये भविष्य के सिरदर्द और समय दोनों को बचाता है। और इस पूरी चर्चा ने मुझे एक बहुत ही गहरे विचार में डाल दिया है। वो क्या? अगर हम ध्यान से देखें कि नक्स्ट जैसे फ्रेमवर्क आज क्या कर रहे हैं, वे आर्किटेक्चर, राउटिंग, डेटा फेचिंग और हाइड्रेशन की इतनी सारी जटिल वायरिंग को पूरी तरह से स्वचालित कर रहे हैं। मतलब आज से 5 साल पहले जिन चीज़ों को सेट करने में हफ्ते लगते थे, आज वे बस एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये सच में वेब डेवलपमेंट के विकास का एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है।
तो क्या ये संभव है कि भविष्य में वेब डेवलपमेंट से ये जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में डेवलपर्स का काम सिर्फ प्योर बिजनेस लॉजिक और क्रिएटिव डिजाइन तक सीमित रह जाएगा? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हमें सर्वर और क्लाइंट के बीच की किसी भी वायरिंग के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा? यह निश्चित रूप से खुद से पूछने और गहराई से विचार करने के लिए एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। खैर, इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब भी किसी नए डेवलपमेंट का नक्शा बने तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्लम्बिंग पहले से ही सही जगह पर हो, ताकि असल यूजर्स को कोई अप्रिय सरप्राइज न मिले। तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहें और विचार करते रहें।